Myself Manish. Welcome to Crack with Manish channel, and this is a video lecture. Of today video lecture, we're gonna discuss our one of the important subject, political science, and in pol science we try to cover all the chapters as we can do. So from first chapter, making of constitution, we're gonna start our lecture. मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण को समझने के लिए आप लोग को ये जानना आवश्यक है कि संविधान का इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले संविधान 1934 के समय में एम.एन. रॉय द्वारा डिमांड किया जाता है। तो इससे भी पहले मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से सवाल उतना नहीं रहता है। 1934 से आप लोग याद रखिए कि एम.एन. रॉय जो है फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने संविधान के लिए डिमांड रखा। उसके बाद 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान का डिमांड किया जाता है, और 1936 में आप लोग को पता ही है जे.एल. नेहरू के अध्यक्षता में ये डिमांड को कांग्रेस स्वीकार कर लेता है। तो इस समय जे.एल. नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। और 1940 में, तकरीबन 1940 में अगस्त ऑफर लाया जाता है, जिसको कांग्रेस पार्टी रिजेक्ट कर देती है। अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया जाता है इंडियन पीपल को। डोमिनियन स्टेटस, आप लोग सोचेंगे डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। तो डोमिनियन स्टेटस का अर्थ ये है कि जैसे इंडिया है, ये फुल्ली इंडिपेंडेंट तब माना जाता जब इंडिया में ब्रिटिश का कोई भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं रहता। तो इंडिया ने डोमिनियन स्टेटस का डिमांड रखा था, लेकिन अगस्त ऑफर में इस डोमिनियन स्टेटस पे काम नहीं किया गया, इसलिए कांग्रेस ने इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया और मुस्लिम लीग ने भी इसे रिजेक्ट किया। तो ये था 1940 तक का सफ़र संविधान का। उसके बाद कैबिनेट मिशन लाया जाता है 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन लाया जाता है। आप लोग नोट्स भी बनाते हुए जा सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है तो 2x पे आप इसे देख लीजिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। चलिए, तो कैबिनेट मिशन लाया जाता है। इसमें ब्रिटिश के द्वारा ये मिशन डिमांड किया जाता है, जिसमें ए.वी. अलेक्जेंडर क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस रहते हैं। तो आप लोग ये याद रखिए, क्योंकि इससे सवाल रहता है। ये 3 आदमी हैं, ए.वी. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ये 3 व्यक्ति के द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन लाया जाता है, और कैबिनेट मिशन में डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार कर लिया जाता है और इंडिया को फुल्ली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए प्रस्ताव ला दिया जाता है। लेकिन ऐसे तो देश ब्रिटिशर्स जो वो छोड़ के नहीं जाते, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसका पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होता है। इस समय में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो टेम्पररी प्रेसिडेंट होते हैं, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद हैं, जो 13 दिसंबर 1946 को चुन लिए जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 वाले मीटिंग को राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, ये सब याद रखते चलिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद
एक इम्पॉर्टेंट डेट जो आप लोग को याद रहना चाहिए, 22 जैन 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या किया जाता है? एडॉप्टेड। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किनके द्वारा प्रस्तावित था? तो ये JL नेहरू के द्वारा प्रस्तावित था। ये भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग को पता होना चाहिए। JL नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तावित था, जिसको स्वीकार कर लिया जाता है, जिसके तहत ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तहत कुछ कमेटियाँ बनाई जाती हैं। इसके तहत कुछ कमेटी बनाई जाती है। मेजर 7 कमेटी में इसे रखा जाता है। मेजर 7 गो कमेटी बनती है। तो अभी हम इसे भी देखेंगे। मेजर और माइनर कमेटी में इसे बांटा जाता है। तो मेजर जो है हमारा कुल 7 कमेटी नहीं होगा, 8 कमेटी होगा। मेजर 8 कमेटी बनाई जाती है। तो जहाँ भी आप लोग कमेटी में यूनियन शब्द देख लेंगे उसे आप JL नेहरू से जोड़ सकते हैं। यूनियन शब्द जहाँ भी होगा तो JL नेहरू से आप जोड़ सकते हैं। जैसे यूनियन कमेटी का हेड थे JL नेहरू। अब रूल्स कौन बनाएगा? तो रूल्स जो होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी के हेड थे। उसके बाद देखिए प्रोविंस में जो था, आप लोग को पता होगा कुछ विवाद चल रहा था, और प्रोविंशियल कमेटी का हेड, क्योंकि प्रोविंस के विवाद को समाप्त किया था हमारे सरदार जी ने, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसलिए सरदार पटेल प्रोविंशियल कमेटी के हेड थे। इसे याद करना बहुत आसान हो जाएगा मैं जब आप लोग को बताते जा रहा हूँ। यहाँ तक 3 कमेटी हम लोगों ने देख लिया है। चौथा था स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी भी एक मेजर कमेटी था। तो स्टीयरिंग पे कौन बैठता है? तो स्टीयरिंग पे हमेशा जो प्रेसिडेंट होगा वही बैठेगा, वही ड्राइविंग सीट पे रहता है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद जी ही, याद रखने के लिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी ही स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, जो इम्पोर्टेंट कमेटी है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड थे BR अम्बेडकर जी। BR अम्बेडकर, ये तो बच्चा को पता है। BR अम्बेडकर जी जो थे, भीमराव अम्बेडकर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। उसके बाद एडवाइजरी कमेटी का जब बात आता है तो एडवाइस देने का काम हमारे सरदार पटेल जी का था। एडवाइजरी कमेटी के हेड थे सरदार पटेल जी। ये होम मिनिस्टर भी थे, पहले होम मिनिस्टर, याद रखिएगा। और सरदार पटेल जी एडवाइजरी कमेटी के हेड थे। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ भी यूनियन या स्टेट आ जाएगा तो वो JL नेहरू, तो वो याद ही है आप लोग को। तो यूनियन कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का भी हेड JL नेहरू थे। और स्टेट कमेटी का भी जहाँ पे बाद आएगा स्टेट कमेटी, तो वो भी JL नेहरू हो जाएंगे। और जहाँ भी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का भी बात आएगा तो वहाँ भी हम लोग JL नेहरू को ही रखेंगे। तो तेज़ी में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेजर कमेटी समाप्त हो गई है हमारी, और आप लोग को याद भी हो गया होगा। उसके बाद कुछ माइनर कमेटी थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है माइनर कमेटी में। जब मैं अभी आप लोग को बताते चलूँगा तो आप लोग खुद भी समझ जाएंगे। जैसे एक थे मुंशी जी, जो बिजनेस कमेटी के हेड थे। ये माइनर यहाँ से आप लोग थोड़ा अलग कर लीजिए, ताकि था बिजनेस कमेटी, उसमें मुंशी जी हेड थे। वैसे भी मुंशी जी ही बिजनेस चलाते हैं, तो बिजनेस कमेटी के हेड मुंशी जी थे। ये याद हो सकता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और फाइनेंस जैसे कमेटी है एक माइनर में, फाइनेंस, पैसा किसके पास रहेगा? प्रेसिडेंट के आज्ञा के बिना आप लोग पैसा कैसे निकालेंगे? तो प्रेसिडेंट यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी ही हेड थे। तो ये भी बहुत आसान था आप लोगों के लिए फाइनेंस कमेटी को समझना। और जहाँ तक बात आता है लिंग्विस्टिक प्रोविंस के बेसिस पे जो बांटा गया था, तो लिंग्विस्टिक कमेटी के हेड जो थे, लिंग्विस्टिक कमेटी के जो हेड थे वे हमारे थे जाकर के धार जी।
एस के धार। तो ये धार कमेटी यहाँ पे सेटअप भी हुआ था, तो ये आप लोग को समझना बाद में और आसान हो जाएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो को और डीपली लेके चलूँगा धार कमेटी पे भी बात करूँगा। और थोड़ा कलर बदल लेता हूँ। आइए, अब ये माइनर और मेजर कमेटी समाप्त हो गई। तो देखिए यहाँ पे जो पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इस समय में 211 मेंबर प्रेजेंट थे। कितना मेंबर? 211 मेंबर। अब थोड़ा सा हम लोग कंपोजिशन देख लेते हैं कि जो हमारा असेंबली था उसमें टोटल सीट जो था वह 389 था। बहुत किसी को पता भी होगा, किन्हीं को नहीं पता होगा तो वो देख लें। जिसमें 296 सीट जो थे वे इलेक्टेड थे, यानी कि उन्हें चुना गया था, और 93 सीट नॉमिनेटेड थे, जो प्रिंसली स्टेट से चुना गया था। नॉमिनेटेड, इसी प्रकार से आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए, नॉमिनेटेड थे। तो ये हो गया। इसमें जो इलेक्शन हुआ था 296 सीट में, इसमें 208 सीट आईएनसी के पास था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, और 73 सीट मुस्लिम लीग के पास था, मुस्लिम लीग के पास, ये भी याद रखिएगा। और 15 इंडिपेंडेंट सीट थे, 15 इंडिपेंडेंट सीट थे। तो ये आफ्टर इलेक्शन क्या था तो वह मैंने आप लोग को बता दिया। अब देखिए, इतना जान लेने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ये प्रमुखतः मोस्टली एसएससी के एग्ज़ाम्स में और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग इसे याद करते हुए चलिएगा। अब देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 22 जुलाई को जो है 1947 को हमारा फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, इसलिए फ्लैग डे भी हम लोग 22 जुलाई को मनाते हैं। ये कलर थोड़ा देख लेता हूँ। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद मई 1949 में कॉमनवेल्थ हुआ था, ये पता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को 2 इम्पोर्टेंट इवेंट जो आप लोग को याद रखना है, एक जनगण मन को अडॉप्ट किया गया, और एक नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग हमारे वंदे मातरम को भी अडॉप्ट किया गया था इसी समय में, और जनगण मन नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। और राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए, और यही लास्ट सीटिंग भी था, लास्ट सीटिंग था हमारा असेंबली का, लास्ट सीटिंग था हमारा असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, तो ये भी याद आप लोग को रहना चाहिए। कुल 284 मेंबर ने साइन किया था, लास्ट सीटिंग में ही साइन हुआ, तो कुल 284 मेंबर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया गया। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, क्वेश्चन रहता है, पता रहेगा तो अच्छा है। तो 284 मेंबर के द्वारा साइन किया गया। यहाँ तक मैं कलर बदल कर रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट बना रहे। आप लोग 2x पे ये वीडियो को कर लीजिए ताकि ज़्यादा आसानी से ज़्यादा टॉपिक कम समय में क्लियर हो सके। तो ये हो गया हम लोगों का टॉपिक यहाँ तक। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के जहाँ तक बात आता है तो राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। लॉ मेकर हमारे थे जीबी मावलेंकर, क्योंकि जीबी मावलेंकर जो थे आप लोग को पता भी है कि सुप्रीम कोर्ट के चुने गए थे तो चीफ जस्टिस के रूप में, तो जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लॉ मेकर थे। तो ये भी क्लियर है, जीबी मावलंकर हमारे लॉ मेकर थे। और लीगल एडवाइज़र ये भी पूछा जाता है, लीगल एडवाइज़र कौन थे जो लीगल मैटर में एडवाइस देते थे, तो ये थे बी.एन. राव थे लीगल एडवाइज़र। और चीफ ड्राफ्टमैन के बारे में जब पूछा जाए, चीफ ड्राफ्टमैन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रहते आए हैं, मैंने एग्ज़ाम दिया है और देखा है, तो मुझे पता है कि ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो एस.एन. मुखर्जी हमारे
चीफ ड्राफ्टमैन थे। ये सब याद रहना चाहिए आप लोग को भी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल क्या था। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल जो था वो एलिफेंट से सिंबलाइज किया गया था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, इसलिए इसे एलिफेंट से सिंबलाइज किया गया था। ये तो वैसे भी याद रहेगा। तो इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। तो डेकोरेशन के बारे में भी कभी कभी पूछता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेकोरेशन किनके द्वारा किया गया। तो डेकोरेशन हमारा नंदलाल बोस जी थे, नंदलाल बोस जी, उनके द्वारा डेकोरेशन किया गया। और बिहोर राम मनोहर सिन्हा थे एक, तो राम मनोहर मैं लिख देता हूँ, मनोहर सिन्हा। तो ये दो में से जो भी ऑप्शन रहेगा आप उसे टिक कर सकते हैं। इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेकोरेशन किया गया। कैलीग्राफी के बारे में पूछ लिया जाता है कि कैलीग्राफी यानी कि किनके द्वारा हाथ से लिखा गया कि या टाइप करके लिखा गया। तो ये कैलीग्राफी जो था उस समय में इंग्लिश के जो के थे, इंग्लिश के वे थे हमारे जाकर के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो मैं सिर्फ रायजादा लिख रहा हूँ, जहाँ भी रायजादा रहे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वैसे भी इनका पूरा नाम है। और हिंदी का जो कैलीग्राफी किया गया था वे किया गया था बसंत कुमार वैद्या। तो जहाँ भी वैद्या आप देख लेंगे या फिर बसंत कुमार वैद्या, तो उन्होंने कैलीग्राफी किया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, कुल इसमें 11 सेशन हुए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में 11 सेशंस हुए। ये भी क्वेश्चंस रहता है, 11 सेशंस हुआ। और फाइनल ड्राफ्ट को कब तैयार कर लिया गया। तो 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया। फाइनल ड्राफ्ट को 4 नवंबर 1948 को तैयार कर लिया गया। और B.R. अम्बेडकर उस समय में बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी के हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर थे उनका भी नाम कभी कभी पूछ लेता, तो याद रख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, मोहम्मद सैदुल्ला थे, और K.M. मुंशी और B.L. मित्तर थे, और D.P. खैतान थे। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे उस समय में। तो ये हमारा पहला पार्ट जो था चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे प्रिम्बल और शेड्यूल को, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। तो ये पहला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना मैंने बताया है ये इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर इतना आप लोग को पता रहेगा तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है। इट्स माय गारंटी फ्रॉम माय साइड। एंड आप जब जुड़े हैं क्रैक विथ मनीष से, तो आपको धैर्य दिखाना होगा और सारे टॉपिक को कंप्लीट करना होगा। बिकॉज इफ़ यू कंप्लीट योर टॉपिक्स, यू कंप्लीट योर जर्नी ऑफ सक्सेस। सो नाउ टेक आवर सेकेंड टॉपिक, प्रिम्बल एंड शेड्यूल। हमारा सेकेंड टॉपिक है प्रिम्बल एंड शेड्यूल। तो इसे हम देखेंगे तेजी में, प्रिम्बल और शेड्यूल क्या है। तो प्रिम्बल और शेड्यूल को समझने के लिए अब हम लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रिम्बल जो है ये लिया कहाँ से गया। तो प्रिम्बल हमें लिया गया है USA से। प्रिम्बल USA से लिया गया, लेकिन जो इसका लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये थोड़ा बहुत याद रखिए, क्वेश्चन रहता है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इसका लैंग्वेज लिया गया है। तो इतना हो गया। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास हुआ था उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन था प्रिम्बल। ये आप लोग को पता होना चाहिए। 22 जनवरी 1949 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स कर दिया गया। अब प्रिम्बल को कुछ व्यक्तियों ने कुछ नाम दिया, जैसे एक आईडी कार्ड कहा गया था प्रिम्बल को। आईडी कार्ड किन्होंने कहा, तो वे थे हमारे पालकी वाला। याद रखिए, पालकी वाला। इनका पूरा नाम NA पालकी वाला है, लेकिन आप लोग पालकी वाला से भी इन्हें याद रख सकते हैं। होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने कहा, तो KM मुंशी जी ने कहा था। तो मुंशी जी आप लोग लिख लीजिए। और की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था बारकर ने।
की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था बारकर। पूरा नाम था इनका अर्नेस्ट बारकर। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये पीपुल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। ये जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है, आप इसे कोर्ट में जस्टिस के लिए नहीं जा सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्टिसेबल इन नेचर लिख लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ पे काट दीजिए, जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है, ये सिर्फ है एक प्रकार से, ये समझ लीजिए। आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसका नेचर क्या था। तो इसका नेचर आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि प्रिम्बल जो है प्रत्येक एनसीईआरटी बुक के पहले पृष्ठ पे रहता है। तो इसका नेचर जो है उसमें सॉवरिंग यानी कि इंडिया पे कोई दूसरा देश आधिपत्य नहीं हासिल कर सकता। सोशलिस्ट यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वह सोशलिस्ट मॉडल पे रहेगा। उसके बाद सेकुलर जो कि 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन से, सेकुलर वर्ड। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये इसका नेचर है। ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये मोस्टली 4 पिलर पे काम करता है। जो जस्टिस का बात करता है, तो जस्टिस 3 प्रकार से दिया जाता है, 3 प्रकार से। मैं इतना डीप बता रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आ सकता। जैसे सोशल जस्टिस हो सकता है, पॉलिटिकल जस्टिस हो सकता है, मैं पोल ही लिख रहा हूँ, ठीक। और तीसरा हमारा जा कर के इकोनॉमिक जस्टिस हो सकता है। ये 3 जस्टिस संविधान में दिए गए हैं। लिबर्टी के बारे में भी बोला गया है, प्रिम्बल में लिबर्टी के बारे में भी बताया गया है। तो लिबर्टी जो बताया गया है वह थाउट एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीफ एंड फेथ, 5 प्रकार के लिबर्टी के बारे में बताया गया है। मैं बोल दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। उसके बाद जाकर के इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो इक्वालिटी जो होता है वह स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के आधार पर, यानी 2 प्रकार की इक्वालिटी के बारे में बताया गया है, एक स्टेटस के आधार पे और एक अपॉर्चुनिटी के आधार पे। ये भी मैंने लिख दिया है। तो 2 प्रकार के बताया गया है और मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। 42वां संविधान संशोधन में प्रिम्बल में कुछ चीज़ जोड़ा गया, उसे आप लोग लिख लीजिए। 42वां अमेंडमेंट मतलब होता है कि संविधान में कुछ बदलाव अगर करना हो तो अमेंडमेंट लाया जाता है। तो 42वां अमेंडमेंट में जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें जोड़े गए थे। जैसे कि इंटीग्रिटी वर्ड को प्रिम्बल में जोड़ दिया गया। उसके बाद सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को भी संविधान में जोड़ दिया गया, संविधान के प्रिम्बल में। ये 1976 में इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल के वक्त लाया गया था। तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। ये था ऑल अबाउट प्रिम्बल में इससे ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाना चाहिए। एक केस स्टडी भी आप लोग जान लीजिए। केस स्टडी है बेरुवारी यूनियन केस, जो कि बेरुवारी यूनियन केस, ये केस हुआ था 1960 में। इसमें कहा गया कि प्रिम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन नॉट बी अमेंडेड। यानी प्रिम्बल को कोर्ट ने कह दिया था कि ये अमेंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, अमेंड नहीं हो सकता। लेकिन दोबारा जो एक केशव चंद्र भारती केस हुआ था, ये बहुत पॉपुलर केस है 1973 में केशव चंद्र भारती केस। तो केशव चंद्र भारती केस में प्रिम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता करके अमेंड करने का पावर दे दिया गया था। ये है हमारा केशव चंद्र भारती केस। तो ये सारा टॉपिक है। अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ जाएंगे अपना शेड्यूल की तरफ, क्योंकि प्रिम्बल में इससे ज़्यादा तो कुछ मुझे नहीं लगता कि पूछा जाना चाहिए। अगर आप लोग को लगेगा तो मैं और इसके लिए ब्रीफ लेक्चर 1 आवर का बना दूंगा, कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द शेड्यूल, टॉपिक है हमारा शेड्यूल। ये 9th 10th 11th के भी स्टूडेंट इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में भी जो है
ये क्वेश्चंस रहते हैं। पहला शेड्यूल जो है हमारा वह टेरिटरीज का बारे में बताता है, टेरिटरीज के बारे में बताता है, टेरिटरीज का एक्सपेंशन कैसे होगा, जुरिडिक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ के बारे में। दूसरा इमोल्यूमेंट्स के बारे में बताता है, तो इमोल्यूमेंट्स के बारे में जो है दूसरे शेड्यूल में दिया गया है। तीसरा एफर्मेशन के बारे में है, एफर्मेशन ओथ एंड एफर्मेशन आप लोग को पता ही होगा। चौथा जो है हमारा वो राज्यसभा के सीट्स के बारे में दिया गया है। राज्यसभा का सीट आप लोग को पता है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिस्क्राइब किया जाता है। पांचवा हमारा है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में। कुछ शेड्यूल्ड एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ लॉज वर्क नहीं करते हैं, तो ऐसे शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में दिया गया है। और छठा हमारा जो है वो कुछ ऐसे अदर शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जैसे कि अदर शेड्यूल्ड एरियाज जो मैं अभी नाम लिख रहा हूँ, ये याद रखिएगा आप लोग। आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजो और मेघालय। तो ये 4 स्टेट के बारे में जो शेड्यूल एरिया है उसके बारे में दिया गया है। सातवां हमारा कंकरेंट लिस्ट के बारे में है, यानी लिस्ट के बारे में। कंकरेंट लिस्ट नहीं, कोई भी जो फेडरल प्रोविज़न है, जैसे कि फेडरल प्रोविज़न में हमारा स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट आता है, उसके बारे में दिया गया फेडरल प्रोविज़न के बारे में सातवां में। तो ये लिस्ट के बारे में मोस्टली। आठवां हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज अभी 22 है। अभी कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? 22 हैं। तो पहले इसमें 14 ही ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था, बाद में 22 हो गया। अब लैंग्वेज से रिलेटेड थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां अमेंडमेंट, जिसमें हमारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन में हमारा जाकर के कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, अगर आप पीएनजी मांगेंगे तो मैं पीएनजी भी अवेलेबल करवा दूंगा। और 96वां जो था उसमें उड़ीसा का उड़िया नाम कर दिया गया था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं वो नहीं लिखा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। 9वां जो है हमारा ये शेड्यूल, 9th शेड्यूल, इसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बात कहा गया है। लैंड रिफॉर्म जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया 9वां शेड्यूल को। पहले 8 ही शेड्यूल था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे 12 अभी हो चुके हैं। 10वां शेड्यूल हमारा है डिफ्लेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून, यानी कि अगर कोई संसद जो है वह एक पार्टी से हट के दूसरे पार्टी में चला जाता है, जीत करके दूसरे पार्टी में चला जाता है, वहाँ पे डिफ्लेक्शन लग जाता है। तो डिफ्लेक्शन से रिलेटेड है ये लॉ। 52वां संविधान संशोधन में लाया गया, 52वां संविधान संशोधन में लाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। 11वां जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। और जब पंचायती राज हम लोग पढ़ेंगे तो हम आपको बता रहे हैं ऐसा पढ़ेंगे जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। और 12वां हमारा म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल कंप्लीटेड यहाँ पे। तो आज हमने बहुत कुछ देखा, आप लोगों ने खुद देख लिया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आज का। तो ये पूरा वीडियो था। आज हमने कुल 2 टॉपिक आधा घंटा में कंप्लीट किया, एक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा प्रीम्बल एंड शेड्यूल। अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है वह वीडियो रहेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 और अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग देखेंगे। सो फ्रॉम माई साइड टुडे इट्स ओवर and be subscribe this channel is very important, and you can subscribe and enjoy this video, and thanks to all of you. One thing I am going to tell you behalf of this channel, that in this channel we cover English, math,
SST as well as reasoning from basic to advanced level. So join this channel for your benefit. Thanks.